तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है विजय सनी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में लगभग कहीं ना कहीं विराम चिन्ह पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई एग्ज़ाम में विराम चिन्ह नहीं पूछ रहा है तो भी बच्चों हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए बच्चों विराम चिन्ह की अति आवश्यकता होती है बच्चों। इसलिए आप लोग विराम चिन्ह को बहुत ही डिटेल में पढ़िए और हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको विराम चिन्ह के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप हिंदी को शुद्ध नहीं लिख पाइएगा बच्चों, ठीक है। और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं आप वहाँ पर अच्छा मार्क्स नहीं ला पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप विराम चिन्ह को अच्छा तरीक़ा से पढ़कर समझ लेते हैं बच्चों, तो समझ लीजिए कि आपको जो है कि एग्ज़ाम में एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए भी विराम चिन्ह का ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं बच्चों कि विराम चिन्ह होता क्या है। पहले हम लोग इनके परिभाषाओं को समझते हैं, फिर इसके बाद देखिए मैं सारा का सारा चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर विराम चिन्ह। समझिए ध्यान से, विराम चिन्ह क्या होता है तो आप पहले इसे समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ का अर्थ ये हुआ कि शब्द का अर्थ, ठीक है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, यानी कि रुक जाना, ठीक है, या ठहरना। लिखते समय लेखक अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो भी बच्चों कौन है, लेखक है। लेखक देखिए है ना, यहाँ पर लेखक जब लिखते समय अपनी भावों को क्या करता है बच्चों, स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है बच्चों, तो वहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो उसे ही हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। आपको समझ में आ गया? हर एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इन चिन्हों के बिना कोई भी लिखित भाषा स्पष्ट रूप से नहीं समझी जा सकती है। यानी कि जब तक आप लोग विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी भाषा हो उसको आप लोग स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं कि हिंदी में जो है कि कुल कितने विराम चिन्ह हैं। याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में ऐसे तो 20 विराम चिन्ह होते हैं। कितने? हिंदी व्याकरण में बच्चों अगर विराम चिन्ह का बात करें तो 20 होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को वैसा विराम चिन्ह देने वाला हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में फंसता है या नहीं तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, यहाँ पर समझिए हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह जो कि नीचे लिखे हैं। सबसे पहला आइए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का देखिए उसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है हम लोग का अल्प विराम। अल्प विराम देखिए यहाँ हल्का है ना, इस टाइप से, इसी को हम लोग कहते हैं अल्प विराम। फिर है यहाँ पर बच्चों अर्ध विराम। अर्ध विराम ऊपर में, फिर एक नीचे में, इस तरह से, ठीक है। फिर है प्रश्न विराम, इस तरह से घुमा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए इसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रश्न विराम। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कैसे होता है, पूर्ण विराम दे के नीचे में एक बूंदा डाल देते हैं, उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर है योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह को हम लोग इस तरह से, जो घटा का चिन्ह होता है ना, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। फिर है 7 नंबर में बच्चों उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को देखिए हम लोग, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए एक हरा और 2 हरा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। फिर होते हैं त्रुटि चिन्ह, या फिर इसे हम लोग हंस पद कहते हैं। त्रुटि चिन्ह बच्चों हम लोग का इस तरह से होता है, देखिए त्रुटि चिन्ह। आइए हम सब के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरह का, ठीक है, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए गजब का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, ठीक है। आइए अब हम लोग एक एक करके, यानी कि पहले पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, इसी तरह से सभी के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 2 गो और है बच्चों, 9 और 10, जिसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसे हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, समझिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं।
वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य की समाप्ति हो जाएगा यानी कि वाक्य जब खत्म हो जाएगा बच्चों, तब हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने निश्चित किया है कि आजीवन देश सेवा में लगा रहूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग है, यानी कि ये वाला जो बच्चों वाक्य है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वाक्य की समाप्ति में यानी कि वाक्य जब पूरा तरह से खत्म हो जाता है तो अंत में हम लोग इसका प्रयोग यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है सीता चली गई है। तो यहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम समझिए इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं। लिखते समय जहाँ थोड़ा देर के लिए ठहरना होता है, यानी कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और थोड़ा समय के लिए ठहरना होता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, यानी जब आप थोड़ा समय के लिए रुकिएगा तब वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, राम थोड़ा देर के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। राम, श्याम, मोहन और घनश्याम आए हैं। तो इन वाक्यों में बच्चों यानी कि ये सेंटेंस में हम लोग क्या किए, राम बोलने के बाद कुछ क्षण के लिए रुक गए। जैसे देखिए, फिर से समझिए, राम, श्याम, देखिए रुक गए ना। तो थोड़ा समय के लिए जब हम लोग रुकते हैं तो हम लोग यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अल्प विराम किसे कहते हैं, यही है अल्प विराम। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, उसने जो कहा कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक गए, उसने जो कहा कर दिया। ठीक है, तो वही है अल्प विराम, यानी कि अल्प विराम जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं और वहाँ अल्प समय के लिए यानी कि थोड़ा समय के लिए जब अगर हम लोग रुकेंगे तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम को देख सकते हैं, इस तरह से इंडिकेट करते हैं, आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा तरीका से। समझिए इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं। एक वाक्य यानी कि एक वाक्य होगा या फिर वाक्य खंड, यानी वाक्य का टुकड़ा को हम लोग वाक्य खंड कहते हैं। एक वाक्य या वाक्य खंड के साथ दूसरे वाक्य या वाक्य खंड के संबंध बताने की स्थिति में अर्ध विराम का प्रयोग होता है। यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ जब हम लोग संबंध बताएंगे स्टूडेंट, या नहीं तो एक वाक्य का खंड यानी वाक्य का टुकड़ा दूसरे वाक्य के टुकड़ा के साथ जब हम लोग संबंध बताएंगे, क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे, तब हम लोग वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह के बारे में उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, श्याम जाता तो अवश्य, अब यहाँ पर देखिए अर्ध विराम लग गया। ठीक है, श्याम जाता तो अवश्य पर राम ने पूछा नहीं। बोलिए बच्चों, आखिर यहाँ पर ये जो है मेरा अर्ध विराम, इससे क्या संकेत मिला हम लोग का, ये अर्ध विराम होने के नाते ये वाक्य और ये वाक्य आपस में जुड़ गया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों अर्ध विराम का काम भी होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य के बीच संबंध को बताना, वही चीज़ है। श्याम जाता तो अवश्य, फिर यहाँ पर अर्ध विराम दे दिए, पर राम ने पूछा नहीं। समझ में आया बच्चों। जब अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक कमेंट में जो है कि इसका उदाहरण आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप एक उदाहरण कमेंट में जरूर लिखिए इसी का। किसका सर, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस आप लिख के दिखाइए कमेंट में। मैं देखना चाहता हूं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है। अब है हम लोगों का 4 नंबर प्रश्नवाचक। ठीक है, या इसे हम लोग प्रश्न विराम भी कहते हैं। इसका संकेत इस तरह से होता है, समझिए इसका प्रयोग कब करते हैं। जो वाक्य प्रश्न सूचक हो, यानी कि जो वाक्य प्रश्न पूछता हो, ठीक है, प्रश्न सूचक हो यानी कि प्रश्न को दर्शा रहा हो, वहां पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि तुम पटना कब जा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि तुम पटना कब जा रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग देखिए किए हैं। इसी तरह वह लड़की कौन है, प्रश्न किए तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिए। अगर आप नॉर्मली समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए बच्चों, जहाँ जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ये जहाँ जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर हम लोग प्रश्न सूचक, ठीक है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जहाँ जहाँ क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे तुम कौन हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो ये तो हम पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यही चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी तरह मैं आपको कहूँगा कि आप विद्यालय कब जाओगे, तो आपसे हम प्रश्न किए ना, दिल्ली का
दिल्ली का लाल किला जो है कि कैसा कलर का है, हम आपसे प्रश्न पूछे ना कैसा कलर का है, तो प्रश्न विराम हम यहाँ पर देंगे, अर्थात प्रश्नवाचक बोलिए, प्रश्न विराम बोलिए, प्रश्न सूचक बोलिए, ठीक है, यही है सब, ठीक है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे वहाँ पर, जहाँ जहाँ प्रश्न पूछेगा वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है हम लोगों का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे तो समझिए, यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह का संकेत। आश्चर्य, जब आप कभी आश्चर्य पड़ जाए अर्थात हर्ष यानी खुश होइएगा, घृणा, घृणा समझते हैं ना, दुख, भय इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे देखिए आहा, उसको कोई चीज़ का देखिए यहाँ दर्द का एहसास हो रहा, आहा बाप रे बाप, उसे कितना दर्द होता होगा, आहा आहा करते हैं ना, तो यहाँ पर दर्द का एहसास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए हम लोग किसका चिन्ह का प्रयोग किया है, विस्मयादि बोधक का। अब हम इसी तरह कहेंगे अब दर्द सहा नहीं जाता, यानी दर्द का बात हो रहा है, यानी कि दर्द जो है बच्चों सहा नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखिए कितनी सुंदर चीज है, यानी कि सुंदरता का है, कितना सुंदर चीज है, आश्चर्य में पड़ गया है ना, यहाँ पर आश्चर्य, तो आश्चर्य में पड़ गया तो भी यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। बाप रे, डर रहा है वो, बाप रे कोई चीज देख लिया, बाप रे इतना बड़ा सांप, वो डर गया, तो देखिए भय हो रहा है वहां पर, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आप आश्चर्य होइएगा, क्या होइएगा, आश्चर्य, हर्ष यानी आप खुश होइएगा, घृणा लगेगा, छी 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 छी, तो वहां पर भी हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दुख होगा, ठीक है, मम्मी मारी, आप बहुत दुख हो गए, तो वहां पर भी विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा। भय, डर लगेगा, बाप रे मम्मी रे, डर जाते हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज दिया गया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट करना है। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संबोधन यानी किसी चीज को संबोधित करने के लिए, जैसे भाइयों देश रक्षा में लगे रहो, यानी संबोधित कर रहे हैं कि भाइयों, भाइयों और बहनों, देखते हैं ना प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ना भाइयों और बहनों, तो वहां पर संबोधित कर रहा है तो भी यहाँ पर होगा। इसी तरह पिताजी, संबोधित कर रहा है पिताजी को, पिताजी मैं बाहर जाऊं, तो यहाँ पर देखिए पहले पिताजी को संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ विस्मयादि बोधक, मैं बाहर जाऊं, प्रश्न पूछ रहा है, मैं बाहर जाऊं पापा, यस या नो, तो नहीं जाना है, तो यहाँ पर देखिए लग गया ना प्रश्न विराम। तो देख सब चिन्ह का प्रयोग आप लोग को करना होता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। 6 नंबर में है हम लोगों का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहेंगे तो समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो शब्द होगा या दो से अधिक शब्द होगा, जब उनका जोड़ने की बात आए बच्चों, तब हम लोग वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए योजक चिन्ह कैसा होता है। योजक चिन्ह या तथा और का बोधक होता है, यानी कि जो मेरा ये योजक चिन्ह है, इसका अगर रियल में अगर आप अर्थ को समझिएगा तो इसका अर्थ होता है या फिर और का बोध कराता है, ठीक है। इसीलिए योजक चिन्ह जो है या और का क्या होता है बच्चों, बोधक होता है। जैसे कि आप यहाँ समझिए ऊंचा नीचा, तो ये दोनों शब्द को ये जोड़ दिया, ऊंचा नीचा, तो देखिए बीच में क्या लग गया, योजक चिन्ह लग गया। इसी तरह आकाश पाताल, दोनों शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया। हिसाब किताब, तो यहाँ देखिए लग गया ना। हंसना रोना, तो लग गया ना। और बच्चों आप इसी तरह याद रखिएगा कि उल्टा शब्द जहाँ जहाँ रहेगा ना बच्चों, वहाँ पर भी हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आग पानी, किताब कॉपी, धरती आसमान करते हैं ना। हिसाब किताब तो अभी बता ही दिए। इसी तरह और क्या हो जाएगा, नदी पहाड़, तो जहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, मिलता जुलता भी शब्द रहेगा या फिर उल्टा शब्द होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कब कब उल्टा चिन्ह रहेगा तो भी करेंगे, मिलता जुलता शब्द रहेगा तो भी करेंगे, ठीक है। और शब्द को जोड़ने के लिए भी हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए किए ना, ऊंचा नीचा, हंसना रोना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह देखिए दो प्रकार का होता है, एक इस टाइप से होता है, दूसरा इस टाइप से होता है। मैं अभी इस पर बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं। पहला होता है एक हरा, अर्थात देखिए यहाँ पर एक यहाँ, इसे एक हरा कहते हैं, बीच में कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है
दोहरा, दोहरा यानी डबल रहेगा तो दोहरा, और एक एक रहेगा तो एक हरा। ये हो गया एक हरा और ये हो गया दोहरा। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार, एक हरा और दोहरा। एक हरा भी देख लिए, एगो डंटा रहेगा ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर दो डंटा रहेगा ऊपर में। अब एक हरा का प्रयोग कब करते हैं तो समझिए, वाक्य में कवि, ठीक है, वाक्य में कवि, लेखक आदि का उपनाम, उपनाम समझते हैं ना, हर कोई का कोई ना कोई उपनाम है। जैसे मेरा रियल नाम है विजय, लेकिन मेरी मम्मी लोग मुझे बीजो नाम से संबोधित करती है, तो ये मेरा उपनाम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। वाक्य में कवि, लेखक आदि का उपनाम या फिर कविता, कहानी, पुस्तक इत्यादि का शीर्षक, बच्चों शीर्षक समझते हैं ना, जो नाम होता है कहानी कविता का, ठीक है, शीर्षक आदि देना हो, ठीक है, यानी ये सब चीज़ अगर लिखना हो या देना हो तो एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए सर कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ समझिए मेरे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कमायनी, कमायनी क्या है तो कमायनी एक प्रसिद्ध रचना है, तो कमायनी एक प्रसिद्ध रचना है ना, तो रचना को हम लोग देखिए एक हरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत डाल दिए, देखिए यहाँ स्टार्ट और यहाँ बंद, ठीक है। इसी तरह हरिऔध, हरिऔध को भी हम लोग एक हरा के अंतर्गत रखे हैं। हरिऔध एक महाकवि थे, तो महाकवि का उपनाम है या फिर उसका नाम है, तो देखिए हम लोग उसको इस तरह से बंद करके रख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई आप लोग किताब पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई कहानी या कविता का नाम होता है ना, आप उसे भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी ये कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चिड़िया, क्या नाम है बच्चों, यहाँ पर समझिए, अगर उस कविता का नाम है चिड़िया, ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरह से रख सकते हैं उसका नाम को, ठीक है, बिल्कुल। आइए आप समझिए बच्चों, ख नंबर में दोहरा, दोहरा का प्रयोग कब करते हैं, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 10th वाले स्टूडेंट सबके लिए, ठीक है। लेखक तथा वाक्य के कथन को, यानी कोई लेखक है तथा वाक्य के कथन, यानी कथन यानी जो वो कहता है, कथन को ठीक उसी प्रकार लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर डॉक्टर, या फिर आप पहले ऐसे समझिए, जो मेरा दोहरा चिन्ह होता है ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब आप कोई चीज़ कहिएगा तो आपका कही गई बातों को जो है ना हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ समझिए आप, डॉक्टर रामवचन राय ने कहा, तो देखिए ये डॉक्टर रामवचन राय ने कहा, तो इनकी कही गई बातों को जो है ना हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखिए, डॉक्टर रामवचन राय ने कहा, हर लेखक और रचनाकार को नियमित अभ्यास करना चाहिए, इससे उसकी सर्जनात्मक क्षमता बढ़ती है। तो देखिए इसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ एक यहाँ से क्या किया, यहाँ से चालू किया और यहाँ से बंद कर दिए। तो हम लोग उद्धरण चिन्ह जो होता है बच्चों, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो भी व्यक्ति कुछ कहेगा उनकी कही गई बातों को उसी के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो कहता है, यानी कि डॉक्टर बलराम तिवारी बोले, क्या बोले, तो देखिए इनका द्वारा बोला गया बातों को ही हम लोग इन्वर्टेड कोमा यानी कि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये क्या बोल रहे हैं, लघु कथाकार की दृष्टि जीवन और समस्याओं पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए इसको बंद कर दिया है ना। अब हम कहेंगे, जैसे कि विजय सर ने कहा, तो कहा आप लोग को फटाक से इस तरह से दे देना है दूगो। कहा, क्या कहा कि राम एक ईमानदार लड़का है, बस इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो कही गई बातों को बच्चों हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम लोग त्रुटि चिन्ह या फिर हंस पद का बात करते हैं। त्रुटि चिन्ह इस तरह से हम लोग डालते हैं बच्चों, समझिए। त्रुटि चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझिए। लिखने के क्रम में कोई अंश छूट जाता है तो उसके लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और लिखने क्रम में कोई चीज़ छूट गया, मिस्टेक हो गया, तो हम लोग वहाँ पर इस तरह से त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। उस चिन्ह के ऊपर वह अंश लिख दिया जाता है तथा जो चिन्ह में जो शब्द मेरा छूट गया या गलत हो गया वो इस चिन्ह के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर, हमें ईमानदारी सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें ईमानदारी सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो इस वाक्य में बच्चों देखिए यहाँ पर और छूट गया, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से देंगे हम लोग त्रुटि चिन्ह और इसके ऊपर में लिख देंगे और,
ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। समझ में आया? हमें ईमानदारी, इसका मतलब हुआ ऊपर, यानी कि इसे हम लोग त्रुटि चिन्ह कहते हैं। हमें ईमानदारी और सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। समझ में आ गया आपको? इसी तरह हम लोग मान लीजिए लिखें राम श्याम भाई है। राम श्याम क्या है बच्चों? भाई है। तो यहाँ पर कुछ छूट गया ना, राम श्याम, तो यहाँ छूट गया क्या? राम श्याम दोनों भाई है। लो, दोनों क्या है बच्चों? राम श्याम दोनों भाई हैं। तो देखिए, समझ में आया? जहाँ जहाँ बच्चों वाक्य शब्द छूट जाएगा तो वहाँ पर हम लोग त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर भी छूट गया तो यहाँ पर भी देखिए राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो समझ गए। देखिए, त्रुटि चिन्ह दिए तो हम लोग का ये सेंटेंस भी गंदा नहीं हुआ और समझ में भी आ जाएगा, और एग्जामिनर भी समझ जाएगा, या फिर जो व्यक्ति हिंदी के टीचर है वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, बच्चे के अंदर ये चिन्ह के बारे में, यानी कि त्रुटि चिन्ह के बारे में जानकारी है। तो बच्चों, यहीं पर हम लोग त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का समाप्त होता है। लेकिन एक चीज़ और है बच्चों, समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बच गया था जो मैं कहा था, ये हो जाएगा मेरा 9 नंबर का, और ये हो जाएगा मेरा 10 और ये 11। हालांकि टोटल तो 20 होते हैं। ठीक है, लेकिन 20 जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए, जितना जरूरी है वही पढ़ते हैं। देखिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? तो इसका इस्तेमाल इसे हम लोग कहते हैं, पहले ये समझिए, इसे हम लोग कहते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम इस तरह से गोल तरह से दर्शाते हैं, यहाँ गोल है ना, ऐसे दर्शाते हैं। इसका इस्तेमाल किसी शब्द या वाक्य का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है। जब भी कोई चीज़ का संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप लिखते हैं तब करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर को शॉर्टकट में हम देखिए यहाँ डो दे के यहाँ पर देखिए इस तरह से दे दिए, अर्थात ये डॉक्टर हो जाएगा। कृपया, क्री दे के देखिए यहाँ पर इस तरह से दे दिए। ठीक है, तो इससे संक्षेपण हो गया, यानी कि जो बड़ा शब्द है उसको हम लोग छोटा में दर्शा दिए। विद्यालय का हम लोग वी दे के इस तरह से दे दिए, तो उद्धरण चिन्ह का अर्थ यही हुआ। ठीक है, इसी तरह आता है हम लोग का जो विवरण चिन्ह। ये आप लोग अगर हिंदी में अगर कभी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विवरण चिन्ह, ये देख रहे हैं ना, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से लाइन दे के ऐसे विवरण चिन्ह। जब आप कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या कोई चीज़ को विस्तार से बता रहे हैं लिखने के क्रम में, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है बच्चों कोष्टक। कोष्टक आप लोग जान रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं छोटी कोष्ट, इसे कहते हैं बड़ी कोष्ट, और इसे कहते हैं मेझली कोष्ट कहते हैं बच्चों। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट। ठीक है, जो कि बोर्ड मार्क्स में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसे हटा दीजिए आप, यहाँ 3 समझिए। इसे क्या कहेंगे बच्चों? छोटी कोष्ट कहेंगे, इसे बड़ी कोष्ट और इसे मेझली कोष्ट। और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ को हमको ना एक्स्ट्रा में बताना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि विजय सर, तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? विजय सर लिख दिए हम यहाँ पर, विजय सर। और विजय सर क्या? विजय सर क्या है? तो हम यहाँ पर दे देते हैं कि BA। देखिए, अर्थात इससे ये समझ में आया कि विजय सर BA का पढ़ाई कर चुके हैं। इसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए श्याम। श्याम दे के हम यहाँ कोष्ट में दे दिए डायरेक्टर। क्या दे दिए? डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्टर देखिए यहाँ कुछ और लिख देंगे, तो इससे ये जो श्याम है, श्याम का कोष्ट के अंतर्गत डायरेक्टर लिखने से ये समझ जाएगा कोई भी कि जो श्याम है वो क्या है? डायरेक्टर है। तो ठीक है, यानी कि जब कोई शब्द का महत्वता को दर्शाना हो तो हम लोग उसे कोष्ट में डाल सकते हैं। आप ये वाला भी कोष्ट में डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से विराम चिन्ह हम लोग का समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, बाय।